Rajesh Singla. I am founder of Planify. Uh, I welcome you all who have joined this session. आप सैटरडे को अपना टाइम निकाल कर इस सेशन को अटेंड करने आए हैं, यही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. Not everyone can actually come in and understand or increase their knowledge. तो जो आप टाइम लगाने वाले हैं, I'm pretty sure I'll make it worthwhile, which you are going to spend with me. So guys, we have launched our first Planify Venture Capital Fund, VC Fund. Its name is going to be Infinity Angel Fund. हम कैटेगरी 1 में AIF लेकर आए हैं. Now a lot of people will not be knowing about AIF. So I'll talk in simple terms so that easily आपको समझ में आ सके. तो म्यूचुअल फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वैसे ही VC फंड्स या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं. The only difference, mutual funds invest in public markets, whereas an AIF invest in private markets. और AIF में भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 वो फंड्स हैं जो वेंचर मतलब जो बेसिकली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. प्राइवेट मार्केट में इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. कैटेगरी 2 के फंड्स जो होते हैं, दे आर मोस्टली इनटू वेंचर डेट. वेंचर डेट मतलब कि आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिटर्न दे विल बी ऑफरिंग. तो मतलब हो सकता है कंपनी के साथ आपका 15%, 18%, जनरली दीज आर द रेशियोज जो जनरली चलती हैं, क्योंकि बॉन्ड मार्केट और में जो सिक्योर्ड लेंडिंग है वहां पर आपको एनीवेयर बिटवीन 5 to 10% मिल जाता है. तो वेंचर डेट थोड़ा सा क्योंकि रिस्क ज्यादा है, उसी के करस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा रिटर्न भी एक्स्ट्रा मिलता है. 15 to 18% का जनरली एक कूपन रेट रहता है, और उसके ऑन टॉप ऑफ इट भी आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकते हो. एंड देन देयर आर कैटेगरी 3 फंड्स व्हिच आर हाइब्रिड फंड्स, जिनको हम हेज फंड्स भी बोलते हैं. So category 3 funds invest anywhere, मतलब they have the option to invest in listed markets, they have the option to invest in private markets, they have the option to invest in strategies. जैसे आप future and options में देखते हैं, there are certain folks who create their own strategies to basically do the trading. तो वो सारी चीजें आप category 3 के funds में आते हैं. The biggest money which is parked anywhere is in hedge funds. तो कैटेगरी 3 के जो फंड्स हैं, दे आर द बिगेस्ट, इवन दीज आर बिगर देन म्यूचुअल फंड्स. इतना पैसा उनमें पंपिंग हुआ हुआ. सो प्लानिफाई में आवर विजन इज दैट वी विल बी ब्रिंगिंग इन विद द टाइम, वी विल बी ब्रिंगिंग इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 फंड्स. सो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी विद द कैट 1 फंड. कैटेगरी 1 फंड के बीच में भी वी आर स्टार्टिंग विद एन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें हम एंजल फंड लेकर आए हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज एन एंजल फंड एंड उसकी सारी न्यूएंसेस को भी हम देखेंगे. ब्रॉडली गाइस मैं आपके साथ ये हमारा जो चीजें हैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ. हम बात करेंगे कि पहली बात तो व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन, व्हाई वी शुड इवन कंसीडर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स और एसएमईज और प्री आईपीओज और यूनिकॉर्न्स. इसमें क्या रियली कुछ अच्छे रिटर्न्स हैं, या क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें ये एंजल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखना चाहिए. जब मेरे पास एक नॉर्मल इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरे पास लिस्टेड मार्केट है, डू आई रियली नीड टू इन्वेस्ट इन एंजल फंड्स और एंजल इनटू स्टॉक मार्केट्स, इनटू स्टार्टअप्स. तो वो हम डिस्कस करेंगे. वी विल आल्सो टॉक अबाउट आवर फंड थीसिस, कि हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, हमारी ओवरऑल अच्छा कौन से ऐसे लोग हैं जो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सेबी की तरफ से एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरियाज हैं हम वो भी देखेंगे. वी विल आल्सो टॉक अबाउट द फंड स्ट्रक्चर्स. देन वी विल टॉक अबाउट ओवरऑल, मतलब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ रन थ्रू करूंगा कि कैसे VC फंड्स वर्क करते हैं. वी विल आल्सो टॉक अबाउट द टीम एंड देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एंड देन आई विल ओपन द डेक फॉर Q&A, ताकि आप लोग अपने अगर कोई उसके बाद भी क्वेरीज होंगी तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. तो गाइस विल स्टार्ट विद सबसे पहले तो व्हाई, है ना. किसी भी चीज में सबसे पहले जरूरी है समझना कि व्हाई यू शुड इवन कंसीडर एंजल इन्वेस्टमेंट्स. तो बिफोर आई रन यू थ्रू दिस स्लाइड, आई वांट यू टू टेक बैक टू 1993 era और 1980s era,
when stock market used to be a new thing, है ना? Stock market 1979 में सेंसेक्स की फॉर्मेशन हुई थी, और 80s और 90s की मार्केट में क्या होता था कि छोटी छोटी कंपनीज, मतलब कंपनीज अपना जब आईपीओ लेकर आती थी तो वो काफी छोटी होती थी साइज में कंपैरिजन में. द कंपनी विल बी हैविंग 100 करोड़ मार्केट कैप, 200 करोड़ मार्केट कैप. अब किसी भी कंपनी में अगर आपने किसी ने इन्फोसिस में लेट्स से 1994 में उसका आईपीओ आया था, 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हो, तो in just 30 years that 1 lakh rupees have grown and it has become more than 20 crores. Similarly, किसी ने रिलायंस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हो, that is close to, और उसका 1977 में आईपीओ आया था, in 45 years that is close to 20 crores. Similarly, अगर हम बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं विप्रो की बात करूं तो उसमें 1 लाख रुपीस इन्वेस्टेड, उसका आईपीओ 1983 में आया था, वो आज 7,000 करोड़ वर्थ है, सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट. और अगर आज से 30 साल पहले किसी को बोला जाए कि इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि यहाँ पर आईपीओस बहुत अच्छे रिटर्न, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकते हैं, तो वो लोगों को दिख सकता है विल टी का, है ना. बट आफ्टर 1994 क्या होने लगा कि केतन पारिक आए, हर्षद मेहता आए, दे हैड डन अ लॉट ऑफ स्कैम्स, है ना. दे क्रिएटेड बोगस कंपनीज जो एज सच कोई बिजनेस नहीं कर रही थी, और उन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा लिया एंड दे वैनिश्ड. और फिर फर्दर क्या हुआ कि सेबी की फॉर्मेशन हुई 1995 में, एंड सेबी सेट सम ग्राउंड रूल्स कि अगर कंपनी को आईपीओ लेकर आना होगा तो उनको एक सर्टेन साइज का होना पड़ेगा, उनको एक सर्टेन रेवेन्यू होगा, उनका सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी होगी, सर्टेन उसका एक पेड अप कैपिटल होगा. पेड अप कैपिटल मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स और वो सब. तो छोटी छोटी कंपनीज अब जाकर स्टॉक मार्केट में अपने को लिस्ट नहीं करवा सकती थी. तो ये गैप ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 20 साल रहा. 2013 में जाकर सेबी ने एक एसएमई बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की. वी विल टॉक अबाउट इट इन अनदर थर्ड स्लाइड. बट ओवरऑल मार्केट इसकी वजह से जो पब्लिक मार्केट में कंपनीज आईपीओस लेकर आती थी, द मार्केट शिफ्टेड टुवर्ड्स प्राइवेट मार्केट्स. मतलब कंपनी जो आने लगी, कंपनी ऐसा नहीं है कि नए बिजनेस नहीं, आज जो मैंने आप सामने स्लाइड पे दिखाई है, फ्लिपकार्ट, ओयो, स्विगी, जोमैटो, ग्रो, most of these companies we are, मतलब या तो हम इनके डायरेक्ट यूजर्स हैं या we would have certainly heard about these companies, and these are now well known brands. इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन करना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल है. The kind of usability these companies has on our life. Today if someone would have invested in Flipkart about 11 years back, तो आज वो 1 लाख रुपए की वैल्यू 60 करोड़ है. 6,000% टाइम्स रिटर्न है, और एवरेज रिटर्न पर ईयर ही 121%. ओयो में अगर किसी ने मान लिया इन्वेस्ट किया हो तो उसकी आज वैल्यू ऑलमोस्ट 50 करोड़ है. स्विगी में 30 करोड़ है, जोमैटो में 21 करोड़ है. दीज आर फिनोमिनल फिगर्स. बेस अगर 1 लाख रुपए अगर आप बैंक की एफडी, आज की डेट में तो बैंक की एफडी वैसे 5 या 6% भी होती है, बट इन जनरल अगर 8% भी अगर रिटर्न किसी को आ रहे हो तो इट टेक्स 9 इयर्स टू ऑलमोस्ट डबल द मनी, है ना. रूल ऑफ 72 है कि आपको 72 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट करना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल आपका पैसा कितनी देर में डबल हो गया. 9 इयर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं, जैसे मैंने आईपीओस की भी बात की थी कि अगर 30 इयर्स पहले किसी का आईपीओ आया तो 9 प्लस 9 18 प्लस 9 27, लेट्स से अगर हमने एक और 9 भी ऐड कर देते तो 36, तब भी 1 लाख रुपए का 2 लाख बना, 2 का 4 लाख बना, 4 लाख का 8 लाख बना, और 8 लाख का फर्दर 16 लाख बना. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट करोड्स. तो दिस इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गुड कंपनीज. और ये जो चीज है, ये सेम चीज अभी भी हो रही है, बट ये आज ये सारी चीजें प्राइवेट मार्केट्स में हो रही है जहां पर कंपनीज फिनोमिनल रिटर्न बना रही है. अगर इस वजह से आपको एंजल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले तो कि यार मेरे को वाकई रियली एंजल इन्वेस्टिंग करने की जरूरत है. तो हाँ, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो बहुत फिनोमिनल है. विल आल्सो टॉक अबाउट रिस्क्स फैक्टर्स आल्सो. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि हमने प्लानिफाई में क्या किया है. प्लानिफाई में अगर मैं पिछले 4.5 years की जर्नी की बात करूं तो हमने वी हैव डन ऑलमोस्ट क्लोज टू 35 एग्जिट्स. अभी तक हमने 35 कंपनीज है जो हमारी जाकर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है. वी हैव इन्वेस्टेड एंड वी हैव मेड एक्सेप्शनल रिटर्न्स. तो
तो CDSL और सक्सेसफुल एग्जिट्स का मतलब है कि wherever we have made more than 250% रिटर्न, उसको हम सक्सेसफुल एग्जिट गिनते हैं. If we do not make 250, मतलब if we do not make more close to 250% रिटर्न मिनिमम, तो उसको हम सक्सेसफुल एग्जिट में नहीं गिनते. तो हमने 35 सक्सेसफुल एग्जिट्स किए हैं आज तक. उस 35 में से हमने ये 15 कंपनीज पिक करी हैं, चेरी पिक की हैं, और हमने इसको लिस्ट डाउन किया है इन अ स्लाइड. If someone would have invested in CDSL at 60 rupees, it is close to 1250 rupees right now. Or people have made more than 20%, 20 times return. 20 times means 2000% return बना है उनका 7.5 year में. अगर मैं एवरेज रिटर्न पर ईयर देखूं तो वो 268% है, और अगर मैं CAGR रिटर्न देखूं तो दैट इज क्लोज टू 51%. सिमिलरली डीमार्ट में हमने 300 पे एंट्री की थी, हमने 4200 पे एग्जिट किया, आज भी वो स्टॉक 3700 के ऊपर है. बॉम्बे स्टॉक में वी हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 67 रुपीस, टुडे दैट स्टॉक इज अबव 800 एंड सो फोर्थ. अभी हम आनंद राठी आजकल देख रहे हैं, वी जस्ट एंटर्ड इनटू दिस स्क्रिप्ट 2.5 years बैक. हमने 267 रुपीस पर शेयर लिया था. इनफैक्ट कल इसने एक नया हाई बनाया है ऑफ 1300, और वी हैव मेड मोर देन 500% रिटर्न. Similarly, Nazara Technologies, 5-star businesses, and there are other companies जो हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन की है. अगर किसी ने हर कंपनी में 10-10 लाख रुपए भी लगाए होते तो इन 15 कंपनीज में they would have invested 1.5 crores. तो टोटल कॉर्पस अगर आज की मैं डेट में बात करूं तो दैट इज क्यूमुलेटिव कॉर्पस ऑफ ऑलमोस्ट 10.5 crores. वैसे ये फिगर वो है, अगर आप 1-1 लाख रुपए भी करोगे तो वो 10.5 करोड़ की बजाय मतलब 15 लाख के हिसाब से आप रिटर्न देख सकते हैं. It's still 15 lakh will become 1 crore 5 lakhs. और ओवरऑल अगर मैं रिटर्न्स पर ईयर CAGR रिटर्न्स की बात करूं, दैट इज क्लोज टू 86%. People generally tend to see कि म्यूचुअल फंड जनरली गिव अस 10 anywhere between 10 to 15%. तो फंड के ओवरऑल लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न देखूं तो दैट इज क्लोज टू 7 to 8%, क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और हमारा रुपी डेप्रिशिएट भी करता है. और 7 to 8% इज जस्ट कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो या इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो. इन्फ्लेशन इज आल्सो हमारा हिस्टोरिक 1939 से हमारे पास डेटा है इन्फ्लेशन का, इट इज आल्सो क्लोज टू 7%. तो रियली हमारे वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है. हाँ, हमारे पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, या अगर स्टॉक मार्केट में खुद भी इन्वेस्ट करते हैं. देयर आर कंपनीज व्हिच वुड हैव गिवन गुड रिटर्न्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव रियलाइज्ड that people are not making extraordinary or great returns. Because we are very happy if we make more than 26% on an annual basis. हमें लगता है अगर 26% से ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो 3 साल में हमारा पैसा डबल हो जाता है. एंड ओवर अ 30-year जर्नी हर 3 साल में भी अगर पैसा डबल होता है तो 2 की पावर 10, मतलब आपका जो इनिशियल कैपिटल है उसका 1000 टाइम्स कर लोगे. अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो वो 1 करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़, मतलब वो 10 लाख रुपए एक्चुअली में 100 करोड़ बन जाता है. क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स में अगर आपका मतलब डबल हुआ है, फिर अगले 3 इयर्स में डबल हुआ है, फिर अगले 3 इयर्स में डबल हुआ है, ऐसे कर करके मैंने 30 इयर्स में 10 स्लॉट्स लिए, और आपका पैसा अगर 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, करते करते 2 की पावर 10 अगर देखेंगे तो 1024 टाइम्स ओवरऑल रिटर्न आता है. सो 10 लाख रुपीस एक्चुअली बिकम मोर देन 100 करोड़. और हमें लगता है कि ये एक्चुअली में राइट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारी मार्केट में ऐसा रिटर्न बनाने की. विद गॉड ग्रेस वी हैव मेड मच मोर रिटर्न्स देन दिस. हमने 86% का हमारा XIRR रिटर्न आता है. इसी वजह से गाइस बट देन व्हाट वी रियलाइज्ड कि वी हैव डन एक्सट्रीमली वेल, बट नॉट एवरी इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग विद अस हैज मेड दैट एक्सेप्शनल रिटर्न्स. रीजन भी अगेन उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि बिकॉज वी आर अ प्लेटफॉर्म. सो एज अ प्लेटफॉर्म यू कैन कम ऑन टू द वेबसाइट एंड इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक. बट देन दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स कि अगर किसी को lot of people are actually dependent on us and they want our advice to do the investments and they do not really track their investments. So that was the reason there was a strong demand from the investors कि यार आप कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक प्रॉपर तरीका लेकर आइए जो जिसके थ्रू हम आपके साथ इन्वेस्ट कर सके. Now portfolio management services again invest in mostly listed companies.
और हमने सोचा कि अगर प्राइवेट मार्केट्स में करना है एंड वी वांट टू अगेन बी कंप्लायंट विद सेबी एंड गवर्नमेंट, तो वी रियलाइज कि वी शुड कम अप विद अ वीसी फंड जो और इसको हम एंजल फंड की फॉर्म में कर सकते हैं. So these are the things which we have done so far, and this is one probably the most important slide जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था. We'll move forward now. While doing this, I also want to talk about SME exchange. India ने ये realize किया कि they have been very strict with the overall things, the scheme of things, कि उन्होंने एक certain threshold रख लिया. एंड ऑर्गेनाइजेशन मेन बोर्ड पर तभी लिस्ट हो सकती है जब वो काफी बड़ी हो जाए. बट ओवरऑल स्टॉक मार्केट में कहीं से एक तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पेस से कंपनी की ग्रोथ होगी उसी पेस से आपका पैसा ग्रो करेगा. सो द कंपनी इज ग्रोइंग बाय 100%, आइडियली योर शेयर प्राइस विल आल्सो इंक्रीज बाय 100%. ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट में यूफोरिया है, मार्केट में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो 100% की बजाय 500% बढ़ जाए. और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मार्केट डिप्रेशन में है, मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, तो अननेसेसरली आपका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाए. तो दीज आर द फ्यू अपॉर्चुनिटीज व्हिच मार्केट ऑलवेज गिव अस, कि कहां पर आपको एक 10 रुपए की चीज 30 रुपए या 35 रुपए पे बिकती, मतलब वैल्यूएशन पे भी मिलेगी. एंड एट टाइम्स 10 रुपए थिंग इज आल्सो अवेलेबल एट 4 रुपीस और 3 रुपीस. लिस्टेड मार्केट में क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा है, मतलब पैसा ज्यादा लगता है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आनी कम होती हैं. Whereas in private markets, these opportunities are much more. Now coming back to again to the SME IPO thing. So government realized Indian exchange, जहां पर छोटी organizations आकर अपने आप को लिस्ट कर सके, and they wanted to create a platform so that people can invest in those companies, and those companies once they मतलब flourish, they can actually move towards the main board. तो इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी. एंड फर्स्ट 2-3 इयर्स में काफी स्लो, मतलब इन द सेंस क्योंकि चीजों को शेप अप होने में टाइम लगता है. 2013 में गाइडलाइंस आई एंड बीएसई स्टार्टेड इन 2013 द एसएमई एक्सचेंज. और बीएसई और एनएससी का हमने कुछ डेटा यहाँ पर शेयर किया है, वेयर पीपल इफ दे वुड हैव इन्वेस्टेड, अगेन ये भी इशू प्राइसेस में ऐसे ही होता है मोस्टली कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 लाख होती है, एनीवेयर बिटवीन 1 लाख टू 2 लाख. एंड these companies have given extraordinary returns. Companies have grown from a 100 crore market cap or a 200 crore market cap to 2000, 3000, 5000 market cap. And companies के जो returns भी हैं वो भी extraordinary रहे. तो ये अगर आप देखेंगे आदित्य विजन, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, and this is another thing which is again very exciting for us. Lot of people generally think कि startups ही हैं जो बहुत fast pace से grow करते हैं. And this is one misconception which we want to change. कि SME IPOs और SME companies, SME is small, medium and small enterprises, small and medium enterprises. These can actually grow at a very fast pace. ये startups जो मेरा overall खुद का experience है कि अमेरिका में startups का concept वहाँ पर manufacturing को पसंद नहीं किया जाता, because they tend to give this manufacturing work. They tend to do contract manufacturing from China and India because labor जो है वो बहुत cheap rate पर मिल जाती है उन्हें, and it is also given to Vietnam and other small countries. तो वहाँ पर उनको manufacturing is not very मतलब advantageous for Americans क्योंकि labor cost बहुत ज़्यादा है. इसी reason की वजह से they tend to move this कि ये इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इंडिया या चाइना या किसी और कंट्री से करवा लो, और वहां पर ये बिलीव किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट ग्रो. बट वेयर एज इन इंडिया व्हाट वी हैव ओवरऑल रियलाइज्ड कि दीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन एक्चुअली ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस. और अगर आपके पास एक क्लियर मूवर एडवांटेज है और आपका बिजनेस अच्छा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, then you can really make extraordinary returns for the investors. This is the reason we really like SME IPOs. आज अगर आप SME IPOs में देखेंगे तो 2023 तक आते हुए there are companies where मतलब आज के डेट में SME के शेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है. अगर 100 करोड़ का IPO आता है तो खुलता ही 200 करोड़ या 250 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, and it is very difficult to actually get the shares. और ऐसी कंपनीज को स्पॉट ऑन करना और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, उसमें हमारा बहुत अच्छा वेस्टेड इंटरेस्ट है. Even in this list, if I talk about the Share India Securities, this is one of our investment companies. तो हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है. Similarly, D-Nears Tool,
दिस इज 2023 अचीवर्स में अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, एंड वी फील दिस बोथ द कंपनीज कैन एक्चुअली गो एंड मेक इट क्वाइट बिग। आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा ग्रो कर सकती है, एंड वी आर क्वाइट कंफर्टेबल इन दीज कंपनीज। और आज की डेट में हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत फोकस है। राइट नाउ इंडिया की इकोनॉमी हम पहले सोचते थे कि मतलब पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी हुआ करती थी, देन वी बिकेम अ सर्विस इकोनॉमी। आईटीज और टेक्नोलॉजी की मतलब जिसको बोलते हैं ना कि विद द प्रोग्रेस ऑफ टेक एंड आईटी कंपनीज वी हैव डन अ लॉट ऑफ सर्विसेज, एंड वी आर नाउ एक्चुअली अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। एंड our prime minister and our government is trying to move it to the manufacturing side. मैन्युफैक्चरिंग अभी 27-28% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। जब तक गाइस अगर हम पिछले 2000 सालों की बात करें, apart from these last 250 years when we were ruled by English people, उससे पहले 1750 साल की हिस्ट्री में इंडिया वाज द नंबर 1 इकोनॉमी, और उसमें 1750 साल में 50-60 साल को अगर मैं छोड़ दूं तो फॉर ऑलमोस्ट 1700 years we have been the global number 1 economy and we have been the manufacturing hub for whole of the world। तो ये चीज हमारे 2000 सालों से हमेशा से प्रेजेंट रही है। एंड अगेन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जहां पे बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, so that our Indian companies can compete with Chinese and other country companies and businesses भी ताकि flourish कर सके। And I think they are doing really good job। तो SME IPOs भी हमारा इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, जहां पर हम कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉट ऑन करके उसके बीच में भी बिफोर द IPO इन्वेस्ट कर रहे हैं, so that we can actually once it list we can actually have a good listing as well। और उसके बाद भी जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है, आवर मनी कैन एक्चुअली ग्रो। सो दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस कि स्टार्टअप्स के अलावा दिस इज अनदर स्पेस, एसएमई आईपीओस, व्हिच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस अपार्ट फ्रॉम द प्री आईपीओ। सो ये ओवरऑल 3 सेगमेंट्स हैं हमारे जिनके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, स्टार्टअप, एसएमई एंड प्री आईपीओ। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाई वी आर इवन कंसीडरिंग एसएमई। स्टार्टअप्स के लिए मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, और प्री आईपीओस का भी मैंने आपके साथ डेटा दिखाया। नाउ विल टॉक अबाउट अ बिट ऑफ द ट्रेंड्स। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप्स में पिछले 3 क्वार्टर्स में ओवरऑल द इन्वेस्टमेंट हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड बिकॉज़ देयर वाज अ लॉट ऑफ यूफोरिया इन द मार्केट अर्लियर। तो इवन प्राइवेट मार्केट्स भी काफी ज्यादा वैल्यूएशंस पे शेयर्स आ रहे थे। लॉट ऑफ कंपनीज वर नॉट इवन हैविंग अ गुड बिजनेस मॉडल व्हिच वर गेटिंग फंडेड, but now that whole of that froth has actually been taken out। आज वही ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है जहां पर उसको एक क्लियर विजिबिलिटी दिखती है आने वाले टाइम में कि उसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकता है उस कंपनी का, एंड दे कैन एक्चुअली मेक अ हेल लॉट ऑफ रिटर्न्स, या गुड रिटर्न्स ऐसे। गाइस ओवरऑल अनदर पॉइंट व्हिच आई वांट टू हाईलाइट हियर इज कि अगर आप देखेंगे कि ये जो कंपनीज ने एग्जिट जो दिए हैं, most of the time either it's a strategic buyout and the biggest play is in the secondary and open markets, and we are the biggest player in the secondary and open markets जहां पर हम secondary facilitate करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेंड आने वाले टाइम में भी कंटिन्यूड रहेगा। even before the IPOs, even if people want to make an exit, they will tend to make an exit before the IPO। they will choose our platform। तो वहां पर भी हमें लगता है कि we can actually play a very big role where rather than waiting for the IPO we can actually make early exits as well। and this is the small data which we have presented over the last few quarters कि कैसे कितनी कंपनीज के एग्जिट्स हुए हैं और कितने की ओवरऑल वैल्यूएशन रही है। थोड़ा सा बुला रहे हैं स्क्रीन नीचे वाला पार्ट, we will get that fixed once we circulate। गाइस ओवरऑल अगर मैं अपने हमारे बारे में बात करूं तो आई नो कि यू गाइस हैव बीन कनेक्टेड विद अस फ्रॉम लास्ट 4.5 years, तो लॉट ऑफ पीपल नो अस क्वाइट वेल, बट आई जस्ट वांट टू रीइटरेट अगेन एज अ Planify is a platform where we have a lot of interest to invest in startups, MSMEs, pre-IPOs and unicorns। we pick up primary investments जहां पर हमें अच्छी विजिबिलिटी है, तो we fund them anywhere between 50 lakh to
close to 50 crores. So we have done almost 6 companies of funding. ये हमने कुछ एक नेम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. We have also done ESOP liquidation. So Paytm का हमने ESOP हमारे थ्रू हुआ था. And we have done a lot of other companies ESOP liquidation as well. Reliance Retail, EasyGo, Boat. Even we have done a lot of मतलब Unicorn की भी हमने secondary करी है जिसमें CSK, HDB, 5-star, Oyo. We have more than 300 plus companies available on our platform. Today, if you actually look at our platform, it has become quite cumbersome, मतलब quite I'll say quite robust. आज हम Android और iOS के platform पर भी available है. You can just download our app. You can go through our website. There is a lot of stickers which we have created. Lot of technology we have built. In fact, we thrive on our technology as well as on our research report. The kind of research which we do is the basic differentiator between us and any other player in this market. हमारा overall जो research पे जितना focus है, we are the only player in this complete market who provide detailed research reports. आप लोगों ने हमारी रिपोर्ट्स को go through भी किया होगा, जहां पर हम snapshot में सारी कंपनी के बारे में, उसकी IPO की डिटेल्स, उसके SWOT एनालिसिस, उनके की रेशियोज, डैशबोर्ड्स के फॉर्म में, उनका पीयर कंपैरिजन, कैप टेबल, ये सारी चीजें, उनके फाइनेंशियल्स, हर चीज दिखाते हैं. सो दैट एंड इवन देयर कॉर्पोरेट एक्शंस की कंपनी का कब बोनस आया, कोई स्प्लिट आया, कोई डिविडेंड आया, सो दैट पीपल कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. दिस अक्रॉस द इंडस्ट्री व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, द ओनली वन कंपनी व्हिच वी फाउंड आउट की जो अच्छी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं वो है स्पार्क कैपिटल. So they have a very hefty fees, 50 lakh rupees की subscription fee which they charge. Right now we have made it available free of cost from last 4.5 years. But going forward we are coming up with a very small subscription fees of an year. हम 999 rupees में for an year and मतलब ये एक subscription fees भी लेकर आएंगे जिससे लोग हमारी research reports को utilize कर सके. Any which way, again coming back, so we are well connected with lot of angels, people who tend to invest anywhere between 2 lakh to I'll say anywhere between 10 crores. तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास है लगाने के लिए. जैसे मैंने XIRR दिखाया तो वही से कि यार हमारा रिटर्न्स 50% अबव है. हमने 250 करोड़ के करीब फंडिंग करी है पिछले 4-4.5 साल में, and we have done close to 35 exits. We have successfully raised more than 100 crores from angel investors और बहुत अच्छे marquee names हैं हमारे साथ associated. We have jotted here few names. There is a very good long list which we are proud of. That those investors trust us and they invest with us, and we are having very good close relationships with those people. मैं बहुत जो ये यहाँ पर 4 लोग हैं, मैं इन चारों से मिला भी हूँ पर्सनली और मतलब काफी मेरी बातचीत भी रहती. पर इसके अलावा भी हमारे पास काफी अच्छे इन्वेस्टर बेस हैं जो आज खड़ा होता जा रहा है. एंड वी स्टिल फील we have scratched like 1% of our overall investors. As time will pass on, our number of investors are going to become bigger. So coming back again on our investment thesis. So guys, overall 3 चीजें तो हम हमेशा देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. फर्स्ट इज योर प्रमोटर, देन इज योर प्राइसिंग एंड देन इज योर प्रोडक्ट. तो ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं. तो आई विल नॉट टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हिच इज जनरली अवेलेबल एवरीवेयर. जब भी कोई एंजल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे लिए जो एक बहुत बड़ी चीज है वो है मार्केट साइज क्या है. और मार्केट साइज में हम सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज्यादा ढूंढते हैं. where if we find a good business जिसका डिमांड और सप्लाई का गैप अच्छा खासा है तो we like that business, क्योंकि ये चीज मार्जिन्स में फर्दर रिफ्लेक्ट करती है कि ऐसी कंपनीज अगले 5 years, 10 years, 15 years, 20 years they can have really good margins. The another thing which plays with us is the high entry barrier, कि कितना इजी है उस बिजनेस को दोबारा से सेटअप करना या वैसा ही सिमिलर बिजनेस किसी और के लिए सेटअप करना. Companies, businesses which are a bit complicated generally tend to have that monopoly for multiple decades. मतलब ऐसा होता है कि जैसे एशियन पेंट्स हमने देखा है, we have seen so many companies
where the entry barrier was high, especially the businesses like specialty chemical business और businesses जहाँ पर हमें लगता है कि entry barrier में बहुत मुश्किल है किसी भी बंदे, किसी भी और नए बिजनेसमैन के लिए एंटर करना, ऐसे बिजनेसेस भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं. Even businesses which have high switching cost, so B2B businesses where the company can provide good solutions which are patented, किसी कंपनी के पास अच्छे पेटेंट्स हैं, so easily वो दोबारा से replicate नहीं किए जा सकते, easily बनाए नहीं जा सकते, और अगर उसका B2B मार्केट अच्छा है तो हमें लगता है that business can actually grow really fast, अगर डिमांड सप्लाई का गैप भी साथ में अच्छा है. So this is one part. The second part is obviously the competitive advantage कि first mover है. Not every time first mover has the biggest advantage. Even there are multiple players जहाँ पर बाद के लोगों ने भी आकर अच्छा किया है. Durability of earnings, जैसे मैंने margins के बारे में बात करी, कंपनी की profitability और compounding कैसे हो सकती है, these things really matters to us. Overall, वही हम हमेशा से बात करते हैं कि product से ज़्यादा we want people to entrepreneurs to solve real time problems, और वो real time problems ही finally superior return on capital employed बनता है. मतलब basically कितना हम वो अपने शेयर होल्डर्स को या डेट होल्डर्स को दे पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर कितना वापस दे पा रहा है, और कैसे इस बिजनेस को सस्टेन किया जा सकता है. ऐसे बिजनेसेस को हम पसंद करते हैं कि जहां पर वैल्यू गैप अच्छा है, एंड इट हैज गॉट गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड आल्सो वी टॉक अबाउट एग्जिट प्लान्स. नाउ वी आर वेरी पर्टिकुलर when we talk to any investor that how our investor is going to make an exit, so that we have a clear road map. आज की डेट में हम जितनी भी नई कंपनी स्टार्टअप स्पेसिफिकली ला रहे हैं, स्टार्टअप्स और एसएमई कंपनीज, we have a very clear chart out plan कि नेक्स्ट 3 इयर्स में या 5 इयर्स में या 7 इयर्स में कंपनी हमारे इन्वेस्टर्स को और हमें एग्जिट दे देगी. We generally tend to invest in these companies also when we bring anything on our platform. So this is how we are also different from other angel networks. There are a lot of players in the angel network as such. छोटे छोटे नेटवर्क, मतलब एंजल नेटवर्क्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं, जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, डीलर्स, अनलिस्टेड डीलर्स भी अवेलेबल है. अगेन गाइस, मुझे ऐसा लगता है दोनों ही साइड पे चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है. एंजल नेटवर्क्स में मैंने एक चीज बहुत कॉमन प्रॉब्लम में देखा है कि दे टेंड टू ब्रिंग इन मोर डील्स rather than focusing on what kind of returns investors can make. So overall, क्योंकि उनको जो भी कमीशन स्ट्रक्चर है 2%, 4%, 5%, so उस पे ज्यादा फोकस है कि ज्यादा डील्स लाएं so that they can make more money. I think the focus should be on returns rather than number of deals. So this is one differentiating factor, how we differentiate ourselves from other angel networks. We only tend to bring companies which we feel are good businesses. We do not certify those other businesses. आप अगर हमारे प्लानिफाई की ऐप भी इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर एक सर्टिफाइड करके एक फिल्टर भी दिया हुआ है हमने, उसी बिजनेसेस को हम इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं जो हमारी तरफ से सर्टिफाइड है. सर्टिफाइड मींस we will back those companies. We feel that these can actually make really good businesses. Otherwise, we do not tend to, and it is very hard for our for any organization to get our certificate, like a badge from our analyst. The overall guys, हमारे पास एक 85 point checklist है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ points jot down किए, and on each of these checklist we call this as a scorecard. We basically jot down numbers, we tend to rate them and then do a final graphing, and if we get a good number which is more than 75 out of 100, then only we tend to go ahead and invest in that company and ask our investors to co-invest with us. There are few factors जहाँ पर अगर वो zero भी score करते हैं and then that company becomes non-negotiable. One of the thing here becomes how the management is, management का character कैसा है, और उसको चेक करने के लिए आज हम उनके क्रेडिटर से, लेंडर से, ऑन फील्ड ड्यू डिलिजेंस पे भी बहुत ज्यादा जोर रखते हैं, rather than just checking out on the financials. Financials obviously check कर ही रहे हैं, but our team goes into the field. They spend like 3 days, 5 days, whatever required, until unless we get enough feedback for any entrepreneur to back him out. Given हम उनकी क्रेडिट हिस्ट्री से लेके हर चीज बहुत डिटेल में चेक करते हैं, and finally once it gets vetted out,
कि कंपनी सही लगती है, तो आई पर्सनली ऑल्सो गो एंड विजिट एंड स्पेंड ऑलमोस्ट अ डे विद देम टू अंडरस्टैंड how they are मतलब their vision is and how can shape out this any business. So this was about investment thesis. So this is again guys investing approach for angel investing. This is something which we have picked up from others. जैसा गिना जाता है प्रेटो रूल, तो मुझे लगता है लाइफ रूल है. इट इज नॉट कि जहां पर हम कहते हैं कि आपके 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आएंगे और आपके 20% रिजल्ट्स 80% एफर्ट पे आएंगे. तो 80-20 रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल एवरीवेयर, नॉट ओनली इन द इन्वेस्टमेंट्स. तो हम मानकर चलते हैं कि 80% ऑफ गेन्स एक्चुअली कम फ्रॉम 20% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड रेस्ट माइट नॉट परफॉर्म दैट वेल. मतलब ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हमें 100 टाइम्स रिटर्न दे देगी या 10 टाइम्स रिटर्न दे देगी या 5 टाइम्स रिटर्न दे देगी. इसीलिए गाइस हम एसेट एलोकेशंस पे एंड पोर्टफोलियो एलोकेशंस पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं. और ओवरऑल थीसिस इज कि अगर आपको 100 रुपए हमारे पास लगाने हैं तो कम से कम 20 कंपनीज में हमारे साथ आपको इन्वेस्ट करना है, वेयर यू डिवाइड दिस इनटू 5 रुपी इनटू 20 इन्वेस्टमेंट्स. एंड लेट्स से अगर किसी को समवन सेज कि दे वांट टू इन्वेस्ट 1 CR, तो विल से कि यार हर कंपनी में आप 5 लाख रुपए लगाओ. एंड इवन बेटर, मतलब हम तो कहेंगे कि 20 की भी बजाय आप 50 कंपनीज भी कर सकते हो, बिकॉज एट 50 companies you are bound to get one outlier. Outlier is somewhere where you can actually make more than 100 times of your return. मतलब वैसे तो 10 times से ज्यादा को outlier बोलते हैं, but generally 50 में हमने देखा कि probability is close to 95% of getting one outlier in the portfolio. And again guys, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2-2 रुपए भी लगाने या 5-5 रुपए भी लगाने तो हर कंपनी में लगाने. हम हमारी तरफ से जो सर्टिफाइड कंपनीज हम बताने वाले हैं एज एन एंजल फंड, there you can invest. You don't need to necessarily park your money in each and every company. We can be very selective. हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में. We can park that money even if you get funds and if there is no investment call from our side कि आप इसमें पैसे डाल दीजिए, तो आप वेट कर सकते हैं. There will be enough opportunities for us. There is no not going to be, मतलब ऐसा मत सोचिए कि मेरी बस मिस हो जाएगी अगर मैंने ये वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया. Lot of times we have realized people have actually entered into good businesses but not at the exact right valuations. तो मैं अगर 10 रुपए की बजाय उसी कंपनी में 20 से 25 रुपए में आया हूँ, and our investment horizon will be anywhere between 18 months to 72 months. There would be companies जहां पर हमें पता है 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में लिस्टिंग मिल गई या फिर अच्छी वैल्यूएशंस मिल गई. And then there will be companies where we know कि this can actually make extraordinary returns. वही आउटलायर की बात है, तो हम 5 साल, 6 साल, 7 साल की होल्डिंग रखने में भी बिल्कुल बिलीव करते हैं. तो हम सिर्फ पोर्टफोलियो में से किसी भी शेयर को तभी हटाते हैं जब उस कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाए. If the company is not able to grow at a fast pace, then we will try to make an exit. Or if the valuation becomes overvalued, मतलब एक 10 रुपए की चीज 30 या 35 रुपीस की हो जाए, तो we will try to offboard that bus and we want to invest in any business where जहां पर हमें 10 रुपए की चीज 4 रुपए में या 5 रुपए में मिलती हो, मतलब अंडर वैल्यूएशन में मिलती हो. एंड इट्स पोर्टफोलियो एलोकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज बेसिकली अ जर्नी जहां पर आप नई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते हो. एंड व्हेनेवर अ कंपनी बिकम्स ओवरवैल्यूड या उस बिजनेस की ग्रोथ खत्म हो जाती है, तो हम उस बिजनेस में से एग्जिट कर जाते हैं. दिस इज द सिंपल फिलॉसफी व्हिच वी डू and which we have been doing from the last 4.5 years, and that is the reason why we have now brought a VC fund so that we can do it for more people. Now this is again very important guys. SEBI के कुछ eligibility criteria हैं angel fund में invest करने के लिए. Now this is very interesting. अगर आप portfolio management services देखेंगे, so if people have more than 50 lakh rupees of capital to commit, they can actually invest in PMS. If you want to invest in a VC fund, Cat 1 में ये further category है angel fund की जो हमने opt की है. But अगर आप VC fund में एक normal Cat 1 category का कोई fund उठा रहे हैं या Cat 2 या Cat 3 category का उठा रहे हैं, वहाँ पे minimum ticket size 1 crore की होती है. हमारे पास minimum ticket size 25 lakh rupees की है.
जो कैट 1, कैट 2 और कैट 3 की मिनिमम टिकट साइज 1 करोड़ की है, वहां पर there is no eligibility criteria which SEBI asks. Only for a 25 lakh rupee investment, minimum investment, there is an eligibility criteria. Now what is that eligibility criteria? कि अगर आप किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका ओवरऑल नेट असेट्स शुड बी मोर देन 2 crores अपार्ट फ्रॉम योर प्रिंसिपल रेजिडेंस. तो अगर मेरे पास 2 घर हैं, 3 घर हैं, या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दैट इज सेपरेट. बट एक घर को मैं उसमें से एक्सक्लूड करके बाकी का अपना टोटल नेटवर्क देखूंगा. अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो मैं बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकता हूँ. एंड यू शुड ऑलवेज, मतलब ये भी उनकी सजेशन है कि समवन हु हैज अर्ली स्टेज आइदर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस और ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, और मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन इफ देयर इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, लाइक देयर इज एन एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ लिमिटेड कंपनी, तो देन उनका नेटवर्क बेस बेयर मिनिमम 10 करोड़ का होना चाहिए. और अगर कोई वीसी फंड भी हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना चाहे, हमारे थ्रू या मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तब भी उनका नेटवर्क मोर देन 10 करोड़ होना चाहिए. दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन एंजल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन आवर वीसी फंड. नाउ हमारे प्लानिफाई का इन्फिनिटी एंजल फंड पे, so people asked me yesterday, मतलब there were few queries कि यार इन्फिनिटी एंजल फंड, इन्फिनिटी क्यों रखा आपने नाम? So just we have picked up a name where we feel कि हमारे returns infinity हो, है ना? Everybody wants more and more returns. तो इसीलिए we have created this series of infinity, and because it's an angel fund, we have opted a word angel fund here. So it's going to be an open-ended fund. Overall term इस fund का 25 साल का है. We can extend it for another 2 years. अब guys, इस angel fund में how it is different from a mutual fund or a VC fund? As an angel investor, you get an option to choose कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. बट यही अगर आप कैट 1 का कोई और फंड उठाते हैं या म्यूचुअल फंड में देते हैं, तो म्यूचुअल फंड में लेट्स से मैंने अगर आज 1 CR पार्क कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर मेरे से पूछता नहीं है कि किस कंपनी में लगानी है. इट इज हिज चॉइस. यहाँ पर हमारी चॉइस होगी, बट देन वी विल आल्सो आस्क यू, तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं. तो दिस इज अ गुड पार्ट फॉर एन एंजल फंड, दैट पीपल गेट क्लियर विजिबिलिटी कि वहां पे पैसा कहां लगाया जा रहा है. आज आप कैट 1 या कैट 2 का कोई फंड देख लीजिए, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ यूफोरिया इन दैट, इन द प्राइवेट मार्केट्स आल्सो. देयर हैव बीन कंपनीज जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया गया है एट ऑब्नॉक्शियस वैल्यूएशंस. बहुत सारे यूनिकॉर्न्स भी इंडिया में बने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हेफ्टी वैल्यूएशंस पे हैं, एंड देयर दोस इन्वेस्टर्स आर नॉट एबल टू मेक एन एग्जिट, है ना? इस वजह से मुझे लगता है कि इट इज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी यार कि आप कैट 1 ले आओ, उसमें आपको इन्वेस्टर से पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. एंड वी फील यार हमें पूछने में प्रॉब्लम क्या है? हमें इनफैक्ट विजिबिलिटी देने में प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम तो आज भी वी वर्क वेरी क्लोजली विद आवर इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स शुड नो, मतलब व्हाट्स द हार्म इन इट दैट इफ वी आर आस्किंग एन इन्वेस्टर कि यार आप पैसे लगाना चाहते हो, एंड लेट्स से हम कोई कंपनी लेकर आते हैं एंड इट इज रेजिंग अगेन अजम्पशन 10 करोड़, और इन्वेस्टर को हमने बोला कि जी हम 5 लाख, और हमारे पास इन्वेस्टर है जो हर कंपनी में 5 लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करता है या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है. फॉर दैट टाइम फ्रेम उसके पास वो 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन ऑप्ट आउट कि मैं इस कंपनी में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं फर्दर देख लूंगा जब मेरे पास फंड्स होंगे. तो दैट्स द ब्यूटी. आपको 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है 5 इयर्स में. सो 5 इयर्स में 25 लाख रुपए, तो साल की 5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुई, विच इज नथिंग. नाउ ये 25 लाख रुपए आप पिक कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो, है ना? ये एक अच्छी चीज है. यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती. अभी तक हम जितने भी कंपनीज को फंड रेजिंग करते आए हैं, हम वहां पर मिनिमम 2 लाख रुपीस की टिकट रखते थे. देयर यूज्ड टू बी पीपल जो 5 लाख लगाते थे, 10 लाख लगाते थे, 50 लाख लगाते थे, 1 करोड़ लगाते थे, बट मिनिमम हम 2 लाख रखते थे. बट फ्रॉम एन AIF पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट सेज कि भाई चाहे 25,000 रुपए लगाओ, 50,000 रुपए लगाओ, लाख रुपए लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज पूरे 5 साल में 25 लाख रुपए से ऊपर लगते हो. तो यू कैन पिक आउट योर ओन पर कंपनी फंड अमाउंट कि मेरे को हर कंपनी में लेट से 50,000 लगाने हैं, लाख रुपए लगाना है, 2 लाख लगाने हैं, 5 लाख लगाने हैं.
तो आप खुद से पिक कर सकते हो। बट व्हाट वी सजेस्ट इज कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कम से कम इतने पैसे जरूर लगाओ कि जब वो बढ़े तो आपको मजा भी आए। ये ना हो कि वो अमाउंट इतनी छोटी हो जाए कि आपको मजा ही ना आए। एंड नेवर डू कि किसी एक कंपनी में हमने 10 रुपए लगा दिए और दूसरी कंपनी में 1 रुपए लगाया, तीसरी कंपनी में 5 रुपए लगाए हैं। दैट वे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू एसेट मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन। और इन टोटलिटी भी हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन में कि if you are doing 100 investments, if you have 100 rupees, then only invest around 10 to 25% in private markets through us। मतलब आप 10 से 25 रुपए हमारे पास लगाइए, बाकी 25 रुपए के अलावा 75 rupees you can invest in stocks, you can invest in mutual funds, you can invest in bonds or fixed deposits, so that you have enough room for the liquidity। इस 25 रुपए से ही हम इतने पैसे बना सकते हैं, यही इतने अच्छे से ग्रो कर सकता है। You do not need to invest whole of your funds। तो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट में अगर कोई मतलब हाउ वी मैनेज लिक्विडिटी इज बाय दिस सिंपल रूल। और उस आगे 25 रुपए को भी हम आगे फर्दर बोलते हैं कि आप इस 25 रुपए कंपनीज में स्प्लिट करें, जहां पे आप हर कंपनी में हमारे साथ ₹1.25 लगाएंगे, 1.25 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। So these are our overall we have created 2 entities, new companies, Planify Ventures Private Limited, it is going to be the sponsor। So Planify Ventures Private Limited is going to invest minimum of 50 lakh। Although हमें लगता है कि over 5 years tenure हम 5 करोड़ तक इन्वेस्ट करेंगे Planify Ventures के थ्रू। और Planify Ventures LLP is going to be the IM investor manager for this angel fund। बाकी जितनी भी पोर्टफोलियो कंपनी होंगी वो उसके पर स्कीम आपको एनएवी यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी, जो आप पोर्टफोलियो में अपने थ्रू योर प्लेटफॉर्म आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी कैसी वैल्यूएशंस रही। हर ऑर्गेनाइजेशन की हम मंथली एमआईएस एंड इन्वेस्टर अपडेट्स अपने वेबसाइट पे रिसर्च रिपोर्ट्स में अपडेट करते हैं, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड दे गेट अपडेटेड अबाउट देयर इन्वेस्टमेंट्स। हमारा गोइज ओवरऑल ट्रस्टी मिडकॉन हमने फाइनल किया है। They will be our trustee. Again, every quarter, a trustee overall submit complete report of our investments to SEBI, so it gets more regularized, है ना? And it is because it is under scrutiny, तो यहाँ पर defaults के या उन सब चीजों के chances नहीं होते। फिर फाइनल मतलब इसमें हमारा ओवरऑल गाइस मैनेजमेंट फीस वुड बी एनीवेयर बिटवीन 2 to 5%। मैं तो 2% के साथ मैनेजमेंट फीस के साथ आपको एक रन थ्रू भी करवाऊंगा एग्जांपल का। एंड ओवरऑल इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है 80-20 की, व्हिच इज कॉल्ड एज कैरी। तो हम 20% कैरी आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स का लेंगे, है ना? 80% विल गो विद यू। Now with 80%, lot of people do not really understand कि यार किस तरह के returns मैं बना सकता हूँ। I'll run you through an example so that everything gets clear, crystal clear। तो एक example ले लेते हैं। हमने assumed IRR इसमें 27.93 लिया हुआ, so that it becomes easy for us to make you guys understand। Hurdle rate हमने 12%, which is again aggressive hurdle rate, हमने वही ऑप्ट इन किया है। सो वी विल बी टेकिंग अ 12% हर्डल रेट। एंड जस्ट फॉर दिस एग्जांपल वी हैव टेकन नंबर ऑफ स्कीम्स और नंबर ऑफ कंपनीज इन्वेस्टेड टू बी 5। ऑब्वियसली 5 साल में बहुत ज्यादा होंगे इनसे। और हमने अगेन इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए 100 इन्वेस्टर अज्यूम किए हैं। अगेन विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ते चले जाएंगे। और पर इन्वेस्टर हमने अगेन इलस्ट्रेशन के लिए 50 लाख रुपीस अज्यूम किए कि वो हमारे साथ 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 100 इन्वेस्टर्स 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो हम टोटल 50 करोड़ मैनेज कर रहे हैं। यहां तक आई होप मैं समझा पाया हूं। उसके बाद कैपिटल डिप्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं कि कैसे ये कैपिटल डिप्लॉय होगी। 50 करोड़ जो हमने इन्वेस्टमेंट लिया है, मतलब जब कंपनी आया करेगी बेसिकली तो तभी इन्वेस्टमेंट लिया करेंगे, बट ओवरऑल समझाने के लिए हमने 50 करोड़ यहाँ पर लिया है। 2% जो हमने मैनेजमेंट फीस ली, तो 50 करोड़ के ऊपर 2% बिकम्स क्लोज टू 1 करोड़, और ओवर 5 इयर्स इट बिकम्स 5 करोड़। इसके ऊपर जीएसटी लग गया तो 5.9 करोड़। ये हमने फंड से इन्वेस्टमेंट ली है उसमें से डिडक्ट हो गई, तो हमने बेसिकली 44.1 करोड़ इन्वेस्ट किया है।
I'll come at the end, I'll come to the taxation part. पर अभी पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि 44.1 करोड़ हमने ओवरऑल इन्वेस्ट किया है। तो वी हैव टेकन नाउ 3 सिनेरियोस जहां पर हमने इनके रिटर्न्स देखे हैं। तो ऑल्दो हमने जो शुरुआत में आपको रिटर्न्स दिखाए थे, दैट वाज लाइक 1.5 करोड़ से इन्वेस्ट करके we have shown 10.5 crore return, but here we have taken quite I'll say कि quite submissive returns, मतलब थोड़ा रिटर्न लिया है so that people can understand। हमने ये assume किया जो 50 करोड़ इन्वेस्ट किया था पहले सिनेरियो में 150 करोड़ बन गया, दूसरे सिनेरियो में 200 करोड़ बन गया और तीसरे सिनेरियो में 250 करोड़ बन गया। So we'll run through one example so that you get a complete understanding कि 150 करोड़ आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। इस 150 करोड़ में से 150 करोड़ में से जो आपका पहला इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड था, दैट वाज 50 करोड़। फ्रॉम 100 इन्वेस्टर्स वी रेज 50 लाख, तो 50 करोड़ रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो बेसिकली कैपिटल पहले रीपेमेंट होगा। तो 150 में से 50 करोड़ माइनस हो गए तो 100 करोड़ बचे। उसके बाद हमने हर्डल रेट दिया है। नाउ हर्डल रेट वी अस्यूम 12% एंड दिस इज अगेन अ CAGR हर्डल रेट। तो अगर मैं वैसे देखूं तो 50 करोड़ का 12% 5 साल में becomes 30 करोड़, बट बिकॉज इट्स अ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दे रहे हैं, मतलब कंपाउंडिंग दे रहे हैं 12% के ऊपर, द अमाउंट कम्स आउट टू बी 38.12 करोड़। मतलब 38 करोड़ आपका इस हर्डल रेट के ऊपर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगा। तो 100 करोड़ में से 38 करोड़ भी माइनस हो जाएंगे। देन देयर इज अ कैचअप। सो कैचअप गाइस, इसको सिंपली समझने के लिए देयर इज अ कैचअप व्हिच इज 25% ऑफ द हर्डल रेट। तो 38 का हमने 25% 9.53 करोड़ आ गया। और वैसे अगर इसको और इजीली समझना हो तो 100 का एक्चुअली में ये 20% होता है, और जब हम 80 से ऊपर जाना चाहें 100 पे तो हमें 25% एप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो भी हम 80 से 100 जा पाएंगे। तो ये 38.12 का जब हमने 25% लिया तो वो 9.53 हो गया। इन दोनों को हमने सम अप किया तो इट कम्स टू बी 47.5। तो ये 100 में से 47.5 माइनस हो गए तो 52.35 रहा। तो इनके ऊपर आपको ये 38 और 9.53 के ऊपर कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं देनी। जो 52.53 रहा उसका प्रॉफिट शेयरिंग 80% है, which becomes 41.88। So now my 41.88 plus 38.12 plus 50 becomes 130। तो 130 करोड़ हमने ओवरऑल रिफंड किया है इन्वेस्टर्स को। इस 130 करोड़ में अगर हम इन्वेस्टर वाइज देखें तो पर इन्वेस्टर को 1 करोड़ 30 लाख रुपीस वापस आए जब उसने 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे। दूसरे सिनेरियो में हमने 200 करोड़ अज्यूम किया है। द सेम कैलकुलेशंस वी हैव डन। At the end, rather than 130 crores, here we are distributing 170 crores. And in the third scenario, where we have taken 250 crores, and in the end, it becomes 210 crores. तो हमने 2 करोड़ 10 लाख रुपीस वापस किया है हर इन्वेस्टर को for an investment of 50 लाख। तो ये मैंने 3 सिनेरियो से आपको ओवरऑल how a VC fund works वो आपको समझाया है, और how our Infinity Angel Fund is going to work। इसको हम एक स्कीम वाइज भी समझ सकते हैं। स्कीम वाइज इज बेसिकली कंपनी वाइज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम हर कंपनी में आपसे पूछेंगे कि विल यू वांट टू ऑप्ट इन, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन पिक आउट दैट कंपनी दैट यू वांट टू ऑप्ट इन। अगेन जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड, हमने 5 कंपनीज अज्यूम की हैं। देयर विल बी मोर कंपनीज आल्सो। हर कंपनी में लेट्स अज्यूम कि हमने 10-10 करोड़ रुपए को 50 करोड़ में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एवरी कंपनी वी इन्वेस्टेड 10 CR। सो इन टोटलिटी वी इन्वेस्टेड 50 करोड़, और हमने अलग-अलग रिटर्न्स अज्यूम कर लिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा ओवरऑल रिटर्न कैसे है। फर्स्ट कंपनी लेट्स से बिकम 70 करोड़, मतलब वो 10 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट हमारी 70 करोड़ बन गई। सेकंड कंपनी में 50 करोड़ बन गई, थर्ड कंपनी में 20 करोड़ बन गई, फोर्थ कंपनी में वही इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 की 10 ही रही, और फिफ्थ कंपनी लेट्स से बर्स्ट आउट हो गई, दैट कंपनी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म, वो बिजनेस ही बंद हो गई। तो इन पांचों कंपनीज का एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। 70 करोड़ में से अगेन रीपेमेंट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की थी तो वो माइनस कर दी गई, 60 करोड़ आ गए। हर्डल रेट जो मेरा 38.12 था, अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा तो वो 7.62 करोड़ आ गए।
हर्डल रेट के ऊपर एक कैचअप है जो कि 25% ऑफ हर्डल रेट है, तो 7.62 का 25% 1.91 आ गया। 60 में से जब मैंने वो माइनस किए तो वो 50.47 हो गया। 50.47 का 80% लिया तो वो 40.38 करोड़ हो गए। अगेन समिंग अप 40.38 प्लस 7.62 प्लस 10 बिकम्स 58। तो मेरे जो 10 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वापस 58 करोड़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन्वेस्टर्स को फर्दर। सिमिलरली सेकेंड स्कीम में अगेन सेम प्रोसेस है, तो हमने 42 कर दिए। थर्ड स्कीम में भी सारा कुछ ठीक है तो हमने वो कर दिए। स्कीम डी में सिर्फ रीपेमेंट ही हो पाई क्योंकि कोई हर्डल या कैचअप के लिए पैसे ही नहीं बचे थे, तो आगे वाले पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। और स्कीम ई में तो हमारे पास रीपेमेंट भी नहीं थी कैपिटल की, तो वो कैपिटल रीपेमेंट भी नहीं हो पाई, तो वो उतने वाले पार्ट का बेसिकली वाइप आउट हो गया। इन टोटलिटी वही पैसा हमने स्कीम वाइज भी आपको दिखा दिया कि कैसे ये रिटर्न में वापस आता है। तो आई होप आई नो कि दिस इज अ बिट ऑफ न्यू थिंग्स, अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू। तो ओवरऑल अगर मैं इसमें बात करूं तो जो चीजें ध्यान करने वाली है, एक तो रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल है, देन इज द हर्डल रेट, देन इज द कैचअप रेट, और कैचअप के बाद हमने प्रॉफिट शेयरिंग की बात करी तो वो कैरी है। Yes, I know इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होंगे, we'll take up the questions in the end। मैं because I'm almost मतलब I'm going to complete the slides, तो 2-3 छोटी-छोटी स्लाइड्स हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। जब भी गाइस हमारे पास कोई स्टार्टअप आया करेगा या कोई एसएमई आया करेगी कंपनी, this is how the shares are going to get allotted on day one। जो भी इन्वेस्टर्स more than 1 करोड़ कमिट कर रहे हैं उस पर कंपनी, they'll get the preference। Let's say a company is coming and they want to raise 10 crores, तो फर्स्ट डे में 1 करोड़ प्लस वाले लोगों को ऑप्शन मिलेगी ऑप्ट इन करने की, डे 2 में 50 लाख प्लस वालों को, थर्ड डे में 25 लाख प्लस वालों को, फोर्थ डे में 10 लाख एंड अबव, फिफ्थ डे में 5 लाख एंड अबव। तो अगर कोई बंदा 5 लाख कमिट करना चाहता है ऑन द फिफ्थ डे दे कैन कमिट। तो लेट्स से 20 इन्वेस्टर्स ने 5 लाख कमिट किए तो 1 करोड़ का कमिटमेंट वहां से हो गया, दे कैन पार्क इन देयर फंड्स। Then 6th, 7th, 8th, 9th, 10th डे हमने उसको 4, 3, 2, 1 and finally 50,000 तक डाला है। And the last day 11 we make it open। उसके बाद भी अगर बच गए, मुझे गाइस ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे जैसे मतलब as we become bigger and bigger in size, अभी तो फंड के हमारा लाइसेंस we are expecting another 2 to 3 months। जैसे जैसे ये चीजें स्ट्रक्चर होती चली जाएगी, there will be कंपनीज जो आया करेंगी एंड इन फर्स्ट फ्यू डेज इटसेल्फ इट विल गेट फिल्ड। फंड मैनेजर, आई एम गोइंग टू बी द फंड मैनेजर फॉर द EIF and with me Ishma, she will be our co-fund manager, she is our chief investment officer। My expertise have always, so I have been in stock markets from now more than 16-17 years, running Planify for almost now close to 5 years, and we have done, as we said कि हमने 34 successful exits किए हैं जहां पर anywhere between 250% to 2000% हमने returns बनाए हैं। I'm a techie guys background से, and finance comes as a passion to me, investments comes as a passion to me। Ishma, she's a CFA charter member, CFA certified। She has been heading Europe's valuation for EY before she came on board। Overall, she runs a team of close to 18 members right now, जो हमारे पास analyst और buy side के investment bankers हैं, and we cherry pick companies according to our scorecard thesis। How now, अभी तक हमने बात करी थी, पहले बात करी थी why की, then we talked about what, मतलब Planify के बारे में और structures के बारे में, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट हाउ। सो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज प्रीटी सिंपल। यू कैन ओपन आवर वेबसाइट, यू कैन ओपन आवर ऐप, यू कैन डू द साइन अप। इट टेक्स लेस देन मिनट टू डू द साइन अप, लेस देन इनफैक्ट 10 सेकंड्स। और केवाईसी करने में इट टेक्स अबाउट 2 to 3 मिनट्स। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, बैंक डिटेल्स, वंस डन वो हमेशा के लिए हो जाता है। इट माइट टेक यू 10 minutes also depending upon typing speed and all, but very simple process। again you can cherry pick from our marketplace, जो आपकी organizations आपको समझ में आती हैं, आप हमारी recommendations को देख सकते हैं। you can also talk to our investment bankers।
तो हमारे पास पूरे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, दे कैन रन यू थ्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, द नुएंसेस, and then you can cherry pick and invest in that company. हमारे पास in the research reports you can obviously go through those research reports and invest, मतलब आप easily through the payment gateway track कर सकते हैं in the portfolio segment. These are the frequently asked questions कि भाई minimum investment कितनी करनी होगी 5 साल में एंजल फंड में, तो minimum investment is 25 lakh. Minimum ticket size कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, तो as such as I said कि there is no minimum ticket size but your net worth needs to be more than 2 crores apart from your one first residence. एक रेजिडेंस को छोड़ के 2 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क चाहिए आपको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए. हाँ, जितना आप बेटर कमिट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हुआ करेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाया करेगी इन्वेस्ट करने के लिए उस स्टार्टअप या एसएमई में. और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस मैंने अभी आपको रन थ्रू कराई है. Another question is कि क्या आप partially exit कर सकते हैं, तो as a fund manager it will be our choice. We will be opting out कि कब हमें, because we closely track the companies, we will send out that we want to make an exit. तो अभी जितनी organization startups भी हम investment कर रहे हैं, तो we are asking them to give us a bucket कि अगर वो second round of funding raise कर रहे हैं, तो second round में 10% they will give us an option for an exit. Obviously जो कंपनी अगर 1000 करोड़ प्लस हो जाती है तो वैसे भी हमारी प्लेटफॉर्म पे सेकेंडरी हो सकते हैं उन कंपनीज का. और एक क्वेश्चन ये भी अगेन कॉमनली क्वेश्चन आस्क्ड है, अगर मेरे 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की मैंने जो कमिटमेंट करी है वो कर नहीं पाया, तो एज अ फंड मैनेजर वी विल हैव द राइट टू forfeit all your previous investments, because again this is as per SEBI guidelines कि आपको 25 लाख रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 साल में जरूर करनी है. इट कैन हैपन कि आप एक कंपनी में ही 25 लाख रुपए लगा देते हैं और अगले 5 साल में कोई भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दैट इज कंप्लीटली फाइन. ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 करोड़ सोचा था मैं लगाऊंगा और मैंने 25 लाख लगाए या 50 लाख लगाए, उसके ऊपर भी कोई पेनल्टीज नहीं है. बट 25 लाख से नीचे मतलब इट हैज टू हैपन. एंड आई थिंक 25 लाख इज अ वेरी स्मॉल साइज इन 5 years. 5 लाख रुपीस आज की डेट में बहुत यंग लोग हैं. इनफैक्ट 25% ऑफ द ऑडियंस इज कमिंग एनीवेयर बिटवीन 18 to 24 years. हमारे 18 to 35 years में ही almost more than 50% of our audience actually comes on Planify. So this is another thing which we always talk कि young people, especially after Shark Tank, there is a lot of curiosity to invest in good startups, good SMEs, or young Indians can actually park these kind of investments and they can eventually invest with us. With our platform it will come very easy. The convenience बहुत रहेगी उनके पास invest करने की. These are guys are overall contact details where we have jotted down these contact details. Overall, if you guys can ping your email IDs on in the comment section or your mobile numbers, we can share this deck also with you so that in the end you can go through the slides again. और अगर कोई उसके बाद भी डाउट्स होंगे तो we will be happy to take those things up. The last is overall a common disclaimer about the investments and the other things. So that's pretty much all from my side, guys. I'll open this deck for now Q&A. You guys can ask one by one. There are a lot of folks who have been patiently listening to me, so thank you for that. So we'll start with Ankit. Ankit, please go ahead. Hi Rajesh ji. Hi. Hi. So I don't know, my voice is echoing or something. I don't know. यहाँ पे it's a closed. अच्छा ठीक है. Not an issue. Closed cabin. That might be the reason, but your voice is completely audible. Okay. So my question is, मतलब the price of shares for these investments. See, like let's say share of company X, Planify let's say sells it for 50 rupees. Other platforms some might sell it for 45, some might sell it for 55 also, right? So there is already a margin or operational expenses which Planify factors in there. So my question is, with the rate of the shares, be those only which are publicized publicly on Planify, or would it be the actual rates?
without the margins there, because you are already charging 2 to 5% plus 20%, whatever. So, or third case might be these shares are not publicly traded at all at that point of time. So, which case is it? Would it? So it will not have any margin. When you invest through our platform, there is a certain margin. यहाँ पे markup किया जाता है. But once you invest through an AIF, there is no markup. The second thing, अगर जो if you are opting in, again जो profit sharing है वो है, इसके अलावा कोई markup नहीं है. एक चीज ऐसा जैसे हम लोग अभी लूज में जैसे VCI का आया था, मैटबाओ आया था अभी बाय 10,000 लॉट्स फॉर अर्बन टॉट्स. तो आर दिस कंपनी जो इसमें आएंगी IF में, और वो कंपनी डिफरेंट होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, या लूज वैसे भी होगा, इसमें भी मिक्स होगा, किस तरह से होगा? मतलब हम बाय कर सकते हैं अगर अलग से करना चाहो अपार्ट फ्रॉम IF. हाँ, so these companies, see, it will all depend upon an investor, है ना? Sorry, it will all depend upon the entrepreneur. Entrepreneur पे है. जैसे हमने 6th कंपनी लेकर आए हैं Proxgy, and it's a very small ticket size, 2.5-3 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं वो, और हमने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में. तब उस कंपनी का एक इकलौता one thing was as a no bargain, मतलब उनके लिए एक no deal थी कि if we say कि हम 50 एंजल इन्वेस्टर्स लेकर आएंगे, तो they had a simple thing कि हमें कैप टेबल पे एक ही पर्सन चाहिए. तो जब आप AIF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही एंटिटी आती है. बट जब हम कैप टेबल ओपन कर देते हैं, लाइक फॉर अर्बन टॉट्स, लाइक फॉर VCA केमिकल, दोस पीपल वर मतलब क्वाइट ओपन अप, दे वर कंफर्टेबल कि आप एंजल इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं हमारे कैप टेबल पे, वी डोंट माइंड दैट. बट देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं कि हमें एक ही लाना है. उसका रीजन क्या है? व्हाई डू सम सर्टेन पीपल पिक आउट? क्योंकि जो कंपनीज जो हमने ओवरऑल ऑब्जर्व की है, जैसे VCA केमिकल्स है, दिस कंपनी will be hardly picked by a VC. Venture capital funds, they will invest in startups जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ऑफ कुछ इनोवेशन में काम कर रहे हो. तो उनको स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस चाहे बहुत बढ़िया है, VCs will never want to park money, and this will become a extremely good candidate for getting listed on an SME board or on a main board on BSE NSE. तो ये सीधे वाले बिजनेसेस हैं जो अच्छा स्केल कर सकते हैं और सीधा जाकर अच्छा इन्वेस्टर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बना कर दे सकते हैं. ऐसे वाले फाउंडर्स हमने देखा है कि दे डोंट माइंड कि ठीक है यार, मेरे को क्या फर्क है, मेरे को अगर 5 करोड़ रेज करने हैं या 10 करोड़ रेज करने हैं, आई डोंट माइंड कमिंग इट फ्रॉम एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. क्योंकि मेरे पास पर क्योंकि उनको पता है कि उनको VC से कभी फंडिंग नहीं मिलनी. VCs जनरली ट्राई टू only invest in companies, तो उनके एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहता है जो बड़े VCs हैं. टुडे वी आर आल्सो बिकमिंग अ VC, तो उनके एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहता है कि जहां पर कैप टेबल ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे विल नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. तो उनके एक वन ऑफ द क्राइटेरियाज हैं, तो वो चूज ही रहते हैं. तो कई फाउंडर्स को पता है कि उनको VC से फंडिंग मिल जाएगी. लाइक Proxgy इज अ एब्सोल्युटली गुड केस जहां पर वो VC फंडिंग में VC से भी फंडिंग उठा सकता है, क्योंकि इट्स अ डीप टेक स्टार्टअप. और वहां पर अभी भी जो इन्वेस्टर्स आए हैं लाइक पीयूष बंसल और अश्नील ग्रोवर, ये भारत पे के समीर हैं उसमें. सिमिलरली उसमें कुछ और भी मार्की नेम्स हैं, जैसे जी न्यूज के सुभाष चंद्रा एंड ऑल. तो ऐसे लोग मतलब उनके कैप टेबल पे हैं और मतलब दे आर कंफर्टेबल ओनली डूइंग अ सिंगल कैप टेबल एंट्री, क्योंकि आगे भी जो उनके फर्दर ऑलरेडी दे आर इन टॉक्स विद अ बिग VC फंड. एक VC फंड है जो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उनको लगता है कि कल को बाद में प्रॉब्लम ना हो, तो इट वाज अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर. तो वी विल स्टिल बी ओके. तो एज एन एंजल फंड अगर कोई मान लीजिए अब मेरे पास कंपनी है जहां पर मेरे पास फाउंडर की तरफ से ये एज अ मैंडेट नहीं आया कि यार आप ऐसे बंदे को मतलब आपको एंजल इन्वेस्टर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मल्टीपल एंट्रीज नहीं चाहिए, तो हम ओपन अप कर देंगे. ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गोइंग टू गेट टू द पीपल फॉर एंजल फंड. एंजल फंड में भी हमने आपको प्रायोरिटी बता दी कि किस तरह से प्रायोरिटाइज हुआ करेगा. But then once is open up, we can open that up for even for the other investors. जिस और पर वहां पर भी मिनिमम टिकट साइज 2 लाख रुपए रहेगा.
तब वहां पर मिनिमम टिकट साइज 50,000 या 1 लाख नहीं होगा, जो ये फंड में हो सकता है, क्योंकि ये फंड में रिक्वायरमेंट अलग है कि 2 करोड़ से नेटवर्क ज्यादा हो, पर आप इन्वेस्ट 50,000 भी कर सकते हो। वेयर एज इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 2 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए होगा, उससे ऊपर जैसे हम अभी भी रखते हैं वैसे ही रखेंगे, जो भी एक टिकट साइज बनाकर, और अगर एंटरप्रेन्योर कंफर्टेबल है। पर प्रेफरेंस वाइज फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग थ्रू एन AIF फंड। सेकंड प्रेफरेंस में पीपल हु वांट टू कम ऑन द डायरेक्ट कैप टेबल, उनको ऑप्शन दी जाएगी। प्रेफरेंस ऑफ बाइंग और एलोकेशन ऑफ फंड, प्रेफरेंस का क्या मीनिंग है? प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। तो मतलब पहले AIF को पूछा जाएगा, पहले AIF इन्वेस्टर्स को पूछा जाएगा, फिर बचेगा तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वहां पर भी दे सकते हैं। बट क्वालिटी जो है आप लोग की साइड से, जो क्वालिटी ऑफ कंपनी या फिर जो परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन है, उसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि AIF से हो रहा है या वैसे हो रहा है? बहुत कंपनीज है, बहुत फाउंडर्स हैं जो ऑप्ट इन करेंगे कि वो AIF फंड से ही इन्वेस्टमेंट लिया करेंगे। करेक्ट। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन फाउंडर ओनली। एक्चुअली में देखा जाए तो वो सही भी है। एज एन एंटरप्रेन्योर दे विल नॉट वांट टू मैनेज लेट्स से 100 इन्वेस्टर्स, 200 इन्वेस्टर्स, and on the other side from an investor point of view also it becomes better क्योंकि they do not see monthly MIS, they do not interact with the founders. Most of these companies के founders के साथ हमारा direct connection है, तो it makes sense for us to educate investors कि अभी investment करना चाहिए और अभी exit करना चाहिए, and that is the reason they are investing through an AIF fund. राजेश यार, ये ना अभी मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे साइन इन भी कर रहा था एज दिस, तो उसमें ऑप्शन सारे हैं कि एज ए इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, फैमिली, ट्रस्ट और HUF सब कर सकता है। तो मतलब टैक्स के हिसाब से थोड़ा सजेस्ट कर दीजिएगा कि इसमें फायदा होता है। अगर कंपनी बनाने में फायदा है तो यहाँ कंपनी बना देंगे, भले ही मतलब आप समझ लो ना इस चीज में फायदा रहता है, वो बता रहा है। अंकित जी, फायदा तो सबसे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के या लिमिटेड कंपनी बनाकर होता है, क्योंकि वहां पर 25% रिटर्न है, इंडिविजुअल में 30% या 33% रिटर्न है, कंपनी में आप खर्चे दिखा सकते हो। कैविएट क्या है कि कंपनी का नेटवर्थ 10 करोड़ होना चाहिए, इंडिविजुअल का 2 करोड़ पर भी चलेगा। अच्छा, तो फिर तो कंपनी बनाने का भी। और HUF और ट्रस्ट वगैरह का क्या है? वो तो मतलब वो ट्रस्ट तो अब ऐसे भी लोग आते हैं अपने पास, मतलब ये सक्सेशन प्लान्स में आता है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने पैसा अच्छा बना लिया, वो आगे फर्दर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो मुकेश अंबानी विल पास ऑन हिज सक्सेशन ऑफ होल ऑफ हिज, हमारे लिए छोटे लोगों के लिए ट्रस्ट नहीं होता, हिज सक्सेसर्स है ना, उनके तीनों बच्चों में बटेगी। तो पहले होता था कि बिजनेसेस बांट दिए जाते थे, आजकल क्या होने लगा कि एक ट्रस्ट बनाकर, उससे क्या फायदा है कि ट्रस्ट बनाकर को ट्रस्टी बना दिया जाता है, तो उससे बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। और हाँ, मतलब वो हम लोगों के लिए नहीं है ना। हाँ, मतलब वो सब। सर आप HUF बना लो, आपको एक एडिशनल ब्रैकेट मिल जाएगा, टैक्स ब्रैकेट मिल जाएगा। मतलब वो 2.5 लाख का ही मिलेगा, तो वो वर्थ रहता है प्रिंस जी? नहीं, आपको 10 लाख तक तो कम मिलेगा ना, 10 लाख तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 7.5-8 लाख तक तो आपको लगभग 0 टैक्स है, तो 7.5-8 लाख का वो भी प्रॉफिट पे है। ओके। और HUF की लिमिट भी आपकी जो वो है 2 करोड़ ही है? नहीं, HUF की लिमिट मेरे हिसाब से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, HUF कैन नॉट इन्वेस्ट थ्रू एन एंजल फंड। अच्छा, यस एग्जैक्टली, वो आपको इंडिविजुअली कर सकता है, और वो सेबी का गाइडलाइन है, 2 करोड़ आपको लगेगा ही लगेगा। अच्छा, वो 2 करोड़ प्रिंस जी, इफ यू नो वो कितना वो है, मतलब रिजिड फ्लेक्सिबल? तो सर आप एक काम करो, आप सेबी का वो डाउनलोड कर लो, सर्कुलर आता है, राजेश जी के पास भी होगा, वो सबको सर्कुलेट कर सकते हैं अगर उनके पास होगा, तो वो सेबी का उसमें प्रॉपरली दिया हुआ है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसा। मैं सर्कुलेट कर दूंगा आप लोगों को। Any further guys, any other questions? I got disconnected. Prince, आप एक बार कॉल कर दीजिए प्लीज इसके बाद। I'll just leave my message in the messages. Prince, I hope Prince जी आप यहीं से प्लानिफाई से है, राइट? और नहीं, ये भी आपकी, I am also an investor. आपकी तरह। अच्छा।
ठीक है, ठीक कोई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइडलाइंस जो मैंने आपको दिखाई थी एग्जैक्टली यही सेम गाइडलाइन है, तो विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन, उसी में गाइडलाइन आ जाएगी आपको। आप कर दीजिए प्लीज, है ना। बिकॉज देखो मेरा भी वही डाउट है जो ये अक्षत जी का था ना, मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट एक नाम से या अपने नाम से या वाइफ के नाम से एक नाम से नहीं करता, कुछ मदर के नाम से, कुछ मेरे नाम से, कुछ वाइफ के नाम से, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं। तो वही बात है कि अब उसको कंसोलिडेट करके आपको 2 करोड़ अगर दिखाना ही दिखाना है तो फिर वो उस तरीके से सोचा जाए, और अगर जस्ट ठीक है पता होना जरूरी है कि अच्छा ठीक है इतनी है, तो देन इट्स फाइन। इसमें अच्छी चीज अंकित जी आपके लिए ये है कि आप जब प्लानिफाई का लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं और उनके पोर्टफोलियो पर मल्टीपली सभी को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जनरली वन मेल मेंबर एक्चुअली मैनेजेस द कंप्लीट मनी थ्रू डूइंग इट थ्रू कंप्लीट फैमिली मेंबर्स। तो हमने ये ऑलरेडी बिल्ड इन किया है फीचर, वो तो देख लिया मैंने, लेकिन उससे आपका नेटवर्क का काम चल जाता है कि नहीं? नेटवर्क का नहीं चलता, वो मेरी गाइडलाइंस नहीं है, अगेन गवर्नमेंट की तो है कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की ही देखी जाएंगी। तो उसमें चलिए आप मतलब मैंने केवाईसी की रिक्वेस्ट डाल दी है, तो आप मेरे को बता दीजिएगा क्या कैसे हो सकता है। अगर सब कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो फिर कुछ और सोचेंगे। एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन एक और था कि इस तरीके के आपके अभी कंपटीशन में इंडिया में कौन है, बिकॉज सो दैट क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इफ वी कैन सी देयर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, तो अगर कोई है तो बताइए। देखिए एंजल फंड्स तो इंडिया में तकरीबन 200 के करीब रजिस्टर्ड है, मतलब इन टोटल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बोलना चाहिए। एंजल फंड्स भी इन टोटलिटी देयर विल बी मोर देन आई थिंक, वैसे एंजल नेटवर्क्स मोर देन 200 है, और एंजल नेटवर्क्स में भी 200 में से कुछ तकरीबन 20 या 25 लोगों के पास प्रॉपर एंजल इन्वेस्टमेंट्स का लाइसेंस होगा। और पर हमने ये देखा कि काफी अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे। देयर आर पीपल, दिल्ली गुड़गांव में एक आईपीवी करके कंपनी है, इन आईपीवी बोलते हैं उसको, मेरे को फुल फॉर्म नहीं प्रॉपर पता, वी से तो वेंचर्स है। देन इन सूरत देयर इज वी फाउंडर सर्कल, इन बैंगलोर देयर इज लेट्स वेंचर। these are 2-3 नेटवर्क्स, मतलब ऑन टॉप ऑफ माय हेड। बाकी मुंबई एंजल्स है, ये भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट कराते हैं जैसे आप अभी करा रहे हैं, इसमें ऐसे कराते हैं ये भी। लेट्स वेंचर करवाता है, बट लेट्स वेंचर का कोई खुद का रिकमेंडेशन सिस्टम, मतलब जैसे हम रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि इनकी ड्यू डिलिजेंसेस बहुत बुरी है। सो आई नॉट चेरी पिक पीपल नेम, मोस्ट ऑफ टीम कंपनीज के पास लोग ही इंटर्न्स रखे होते हैं ड्यू डिलिजेंस के लिए, एंड दे आर मोस्टली डूइंग नंबर ऑफ डील्स। तो आप और एंड दे मतलब उसी वो एड भी है, अपने पीआर भी उसी पे करते हैं। हमने 150 कंपनीज फंडिंग करवा दी, एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी इन ट्यून ऑफ एनीवेयर बिटवीन 25 लाख टू 2 करोड़ या 3 करोड़। 2 करोड़ या 3 करोड़ के बाद ये ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। हमने अभी पीछे एक कंपनी पकड़ी, जैसे लेट्स से अर्बन टॉट्स है, उसमें हमने क्लोज टू 25 करोड़ रेज किया है। तो हमारा साइज बड़ा है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को पता है कि जो हम कंपनी लाएंगे वो स्टैंडर्ड की होगी। हमने जो दूसरी नेटवर्क्स के साथ देखा है कि वो नंबर ऑफ डील्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं रादर, तो वहां पर 25 लाख, वहां पर कहेंगे आपको हर हफ्ते। आज भी मैं मतलब एक देख रहा था कि 7 स्टार्टअप्स के फाउंडर एक बाय एक करके अपनी पिच देने वाले थे। Investors will come in and they will decide कि whether they want to invest in or not। Most times हमने देखा कि वो कॉल्स में इन्वेस्टर्स अगर आते हैं तो वो मतलब अगर कोई कमिट कर गया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर नॉट एबल टू मेक कंसेंसस, क्योंकि उतनी डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग है नहीं बिजनेस की, और खुद से उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि बैठ के ड्यू डिलिजेंस करूं, क्योंकि ये जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स भी है वो भी बहुत बड़ी नहीं है कि वो हर प्रोवाइड कर सके। यही हम प्लानिफाई में डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास इन हाउस वैल्यूएशन टीम है, एनालिस्ट टीम है, सीएफए चार्टर लोग हैं, रिसर्च एनालिस्ट लोग हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय साइड के लोग हैं। जो ये 17 बंदे की टीम है, ये हम बहुत वेट करते हैं किसी भी कंपनी को बिफोर वी ब्रिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर फंडरेजिंग। तो इसका टैक्सेशन कैसे होता है लॉन्ग टर्म? जो गुड क्वेश्चन। मैं टैक्सेशन तो इनफैक्ट आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा,
and I forgot. So I'll take a minute, and I'll just quickly show you. It is similar to how basically it works in the unlisted space. तो वहां पर कैसे रहता है कि आपका कोई भी जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, सॉरी, है ना, अगर लेस देन 2 इयर्स में मैंने लिक्विडेट किया है तो सपोज करो मैंने मेरे भाई के नाम से शेयर्स लिए हैं, अनलिस्टेड शेयर्स, और मैं उसको ना ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ मेरे नाम से, तो उस केस में क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होगा मेरा? आप शेयर अपने भाई से परचेज कर रहे हैं तो जो आपके ब्रदर को कैपिटल गेन लगा है उनको टैक्स लगेगा, आपको तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, यदि वो मेरे को सेम रेट पे यदि ट्रांसफर कर दे तो, मतलब एज ए गिफ्ट ट्रांसफर कर दे तो मेरे को, हाँ, तो फिर उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप जब आप उन शेयर्स को जब भी लिक्विडेट करेंगे तब आपको टैक्स लगेगा। तो उस केस में मेरी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, लाइक जीरो एज ए गिफ्ट, या फिर जो क्योंकि एक्चुअली में पैसा मेरा ही लगा है बट लगा उनके अकाउंट के थ्रू है। तो अब नहीं, मतलब देखिए, मैं अपने ब्रदर को या सिस्टर को कुछ गिफ्ट नहीं दे सकता, मैं अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, उस पर टैक्स लगता है। ठीक है अंकित जी, आप ड्रॉप कर सकते हैं। एज अ पेरेंट हम अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स हमें कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। तो आपके ब्रदर आपको कोई अगर शेयर्स गिफ्ट करते हैं तो उस पर टैक्स है। बट लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट करी थी अपने ब्रदर के थ्रू, ब्रदर के अकाउंट के थ्रू, तो अब आप एंट्री दिखाने के लिए अपने ब्रदर को वो इन्वेस्टमेंट दे देंगे उनके अकाउंट में, और आपके ब्रदर आपको वो शेयर ट्रांसफर कर देंगे आपके डीमैट में। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी डीमैट में ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स, तो हमारी टीम आपको हेल्प भी कर देगी। ओके, थैंक यू। अपा साहब जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अर्बन टॉट्स और वीसीआई केमिकल्स में मिसिस के नाम से अपने यहाँ पर प्लानिफाई में इन्वेस्ट किया है जी। क्या अभी तो कुछ एग्जिट तो हुआ नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स को जब आईटीआर फाइल करता हूँ मैं हर साल सीए के पास, तो इसके बारे में पहले पता करना, उनको पता देना चाहिए क्या क्या ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है बोल के? हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अनलिस्टेड की डिक्लेरेशन होती है जी, कि जब भी आप प्राइवेट कंपनीज में, तो एक डिक्लेरेशन सीए डाल देगा आपकी कि आपने ये इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो आप डिटेल्स आप आज आप पोर्टफोलियो में लॉगिन भी करेंगे ना हमारे प्लानिफाई के पोर्टल पर, तो आप लॉगिन में ट्रेड बुक में अपनी सारी इनवॉइसेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आप अपने सीए को या अकाउंटेंट को दे दीजिए, तो वो वाइल फाइलिंग योर आईटीआर वो मेंशन कर देंगे कि आपने अनलिस्टेड में ये शेयर्स में प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ। अच्छा, वो बताना जरूरी है सीए को? डिक्लेरेशन अच्छी रहती है, मतलब देयर इज नो हार्म। आपके कौन सा कोई, मतलब सारे एक नंबर के पैसे हैं, सारे लीगल पैसे हैं, तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। और एक पूछना था सर जी। ये जो कुमार जी, उनसे उनके तरफ मैंने आपके तरफ आया मैं, लेकिन वो जो डेली प्राइस लिस्ट कभी कभी मिलती नहीं मुझे, हमेशा का वो क्या फोन का प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, तो भी वो ऐड करने के लिए क्या प्रॉब्लम है वो जरा देख लीजिए। साहब, अपने पास इन्वेस्टर बेस अच्छा हो गया। अभी पहले क्या होता था कि जब आज से 5 साल पहले शुरू किया था तो व्हाट्सएप पे भेज पाते थे। आज हमारे पास 100 से ऊपर ब्रॉडकास्ट बन चुके हैं, हर एक ब्रॉडकास्ट में 250 लोग आते हैं। इतने लोगों को व्हाट्सएप भेजता ही नहीं है मैसेज। तो टेक्नोलॉजी इसलिए बनानी स्टार्ट की थी कि लोगों को इजी हो जाए। अब आप वेबसाइट देखिए, सारे रेट्स सब ऊपर आते हैं, और सारे रेट्स आपको वेबसाइट पे हर टाइम अपडेटेड मिलेंगे। प्लानिफाई खोलेंगे, आपको हर चीज इसी में मिल जाएगी। पहले हम कम्युनिकेशन भेजते थे सारी, अब वो सारी चीजें यहीं पे डिस्कवर में, फीड में हम सब अपडेट करते हैं, न्यूज सारी डालते हैं, वीडियो शॉर्ट्स बनाते हैं, सब कुछ यहीं पे पता लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप वेबसाइट की बजाय हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। आज की डेट में लोगों के लिए इजी हो जाता है एंड्रॉइड की ऐप, आईओएस की ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना, देखना, ट्रैक करना, ट्रेड बुक से डाउनलोड करना इनवॉइस। पहले मेल करते थे सीएमआर, तो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ा है हमने पूरी टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करके टेक बनाया है, सो दैट इजी हो जाए सभी के लिए मैनेज करना। आने वाले टाइम में अभी तो 10,000 इन्वेस्टर्स हैं, कुछ 25-30 हजार लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा होंगे, 30,000 से भी ज्यादा होंगे थोड़े। बट आने वाले टाइम में जब वो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 हो जाएंगे तो टेक्नोलॉजी के बिना व्हाट्सएप के थ्रू सारी कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते। ओके सर, ओके,
ऐप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लेस देन 10 सेकंड में आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस गाइस? आई थिंक इसके साथ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो इट वाज लवली हैविंग यू, मतलब आई रियली एंजॉयड दिस सेशन। People came in and they asked a lot of queries. We have done a presentation. ये हम presentation guys YouTube पे भी डाल देंगे so that कुछ पार्ट मिस भी हो गया हो तो आप उसको go through कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे हमारे पास कंपनीज आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आपके साथ अच्छे से कनेक्टेड होंगे, और आप आई विल हाईली सजेस्ट यू टू इंस्टॉल आवर ऐप। आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या प्लानिफाई की वेबसाइट पे केवाईसी करके रख लीजिए, लॉगिन करके रख लीजिए, और थ्रू आवर फंड यू कैन को इन्वेस्ट विद अस। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमारे साथ ऑब्वियसली बिल्कुल कनेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, और अगर कोई और भी डिटेल्स चाहिए होंगी तो वो भी सेपरेटली पूछ सकते हैं। तो इसके साथ I'll take leave from you guys. Thank you so much for coming.